हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रसायन विज्ञान की चौथी क्लास के अंदर, फोर्थ क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं? तो अभिक्रियाओं के प्रकार जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया क्या होती है। तो जानेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस या अभिक्रियाओं के प्रकार। अब ये जानने से, प्रकार जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अभिक्रिया होती क्या है। तो देखो, रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, अभिक्रिया की मैं अगर बात करूं, तो इसकी दो साइड होती है, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो यौगिक होते हैं उनको बोलते हैं अभिकर्मक, या इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और राइट साइड में जो बनता है उनको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, या इनको बोलते हैं उत्पाद। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकर्मक आपस में अभिक्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि जब दो अभिकर्मक आपस में अभिक्रिया करेंगे, आपस में कुछ ना कुछ रिएक्शंस करेंगे, जुड़ेंगे या टूटेंगे, तो वहां पर एक नई चीज का निर्माण होगा। तो वो जो कंप्लीट रिएक्शंस हुई है, जो कंप्लीट चेन बनी है, उस चेन को अपन क्या बोलेंगे? अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि एक सिंपल चीज बताता हूं आपको एकदम। मान लो ये ए था प्लस बी था, दोनों ने मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण किया जिसका नाम था सी। तो ये दोनों चीज तो क्या कहलाएगी? हमारे अभिकर्मक। क्या कहलाएंगे? अभिकर्मक कहलाएंगे। और ये हमारे क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। ये अभिकर्मक हो गए, ये उत्पाद हो गए, यानी ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। तो इसी के बेसिस पे हमारे जो अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो मेनली कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहला है संयोजन। कौन सा होगा? संयोजन अभिक्रिया। ये इसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चला, संयोजन का मतलब है दो चीजों का आपस में जुड़ना। जब दो चीजें आपस में जुड़ेगी तो एक नई चीज का निर्माण होगा। तो वो किस अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा? संयोजन के आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो इंपॉर्टेंट, सबसे आसान जो है, आपने नाम सुना होगा 2H2, हाइड्रोजन प्लस O2, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? 2H2O। क्या बनाया दोनों ने मिलकर? 2H2O। तो यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन के दो अणुओं ने मिलकर ऑक्सीजन के दो अणुओं के साथ मिलकर अभिक्रिया की, और इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या निकला? हमारे वाटर। क्या निकला? वाटर। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? संयोजन हो गई, जिसमें दो चीजें जुड़कर एक नई चीज का निर्माण करेगी। दो चीजें जुड़कर नई चीज का निर्माण करेगी, उसको अपन बोलते हैं संयोजन की अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंपल अभिक्रिया एक और देखो, ये आपके एग्जाम में काम आने वाली है। आपने नाम सुना हो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ में जब हम वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, इसको आप बोल सकते हो बिन बुझा चूना। ठीक है। जैसे ही अभिक्रिया हुई, यहां पर अपने को उत्पाद मिलेगा CaOH/2। क्या मिला? ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम
हाइड्रो ऑक्साइड, या इसको बोल सकते हैं बुझा हुआ चूना। तो यहां पर भी क्या हुआ, बिन बुझे चूने के साथ क्या हो गया, वाटर की रिएक्शन हुई और क्या बना, CaOH/2 या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोल सकते हैं, या इसका नाम क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। ये बिन बुझा हुआ था, ये बुझा हुआ है। अब फर्दर इसकी रिएक्शन करेंगे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ। किसके साथ करेंगे, CO2 के साथ करेंगे, तो अपने को CaCO3 मिल जाएगा। चूना पत्थर जिसको संगमरमर बोलते हैं, वो भी किसकी अभिक्रिया होगी, संयोजन की। कार्बन का दहन देख लो, कार्बन क्या होता है, C+ दहन होता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर कार्बन के दहन होने पर कौन सी गैस निकलेगी भाई, CO2 निकलेगी। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई, अरे कौन सी हो गई, ये वापस से संयोजन अभिक्रिया हो गई। तो ये टाइप हो गया आपके फर्स्ट टाइप, जो हमारे अभिक्रिया का प्रकार है कौन सा, संयोजन की अभिक्रिया। कौन सी हो गई, संयोजन, जिसमें दो चीजें जुड़कर एक नई चीज का निर्माण करती है। चलिए सेकंड की ओर बढ़ते हैं। हमारे सेकंड जो अभिक्रिया का प्रकार है, उस सेकंड अभिक्रिया का प्रकार का नाम है, या तो अपघटन बोल सकते हो, डिकम्पोजिशन, या वियोजन भी कह सकते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, उसमें जुड़कर एक नई चीज का निर्माण हुआ था, लेकिन इसमें क्या होगा, एक सिंगल चीज दो भागों में टूट जाएगी। जैसे कि अभी अपन ने लिखा भाई CaOH/2, तो जैसे इसका अपघटन होगा ये किस में टूट जाएगी, CaO+H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, CaO+H2O। तो ये टूट गया। CO2 था हमारा, किस में टूटेगा, C+O2, C+O2। तो ये कौन सी हो गई, अपघटन या वियोजन, जिसमें एक चीज जो है वो दो भागों में टूट जाएगी, उसको अपन बोलते हैं अपघटन होना, या क्या होना, वियोजन होना। ध्यान रखना भाई, अपघटन होना या वियोजन होना किसके लिए बोलेंगे अपन भाई, सेकंड अभिक्रिया जिसका नाम है क्या, वियोजन। चलिए तीसरी अभिक्रिया और भी आसान है, इसमें तो आपको पता ही होगा। तीसरी अभिक्रिया का नाम है हमारे विस्थापन। विस्थापन, या जो बोल सकते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन के अंदर जो भी होगा, यानी कि एक जो तत्व है दूसरे तत्व को विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेस करने का जो चीज है, डिस्प्लेस करने की जो एबिलिटी है, वो इनकी क्या कहलाती है, रिएक्टिविटी। यानी कि इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, वहाँ से हटा देगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से ये क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। जैसे कि जो पोटेशियम और सोडियम है, ये सभी के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में अपने काम आने वाले जैसे कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, ये ज़्यादातर अपने काम आएंगे। ठीक है, ये सारे। अब होता कैसे है, जैसे मान लो मैंने लिखा भाई, एक तरफ था हमारा Fe प्लस CuSO4, ठीक है। अब यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी, ये जो Fe है ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। ये जो हमारा आयरन होता है ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा और ये इसको रिप्लेस कर देगा। जैसे ही रिप्लेस करेगा, यहाँ पर क्या होगा, FeSO4 प्लस Cu अकेला रह जाएगा। अगर बात यहाँ पर होती Zn की, प्लस FeSO4 होता,
तो यहाँ पर Zn ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है किसकी अपेक्षा, Fe की अपेक्षा ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ZnSO4 प्लस Fe। तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील को वहाँ से विस्थापित कर देता है, उसको वहाँ से हटाकर अपना कब्जा जमा लेता है, इसीलिए उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, विस्थापन बोलेंगे। तो ये हमारा तीसरा प्रकार हो गया विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है या नॉन मेटल जो भी होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को अब वहाँ से रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, उसको बोलते हैं विस्थापन। अगर विस्थापन दोनों जगह से हो गया तो हमारा चौथा प्रकार बन जाएगा, अरे चौथा प्रकार बन जाएगा जिसको बोलते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। या इसको क्या बोल सकते हैं, द्विविस्थापन। जैसे कि सिंपल मान लो, एक हमारे पास था NaCl और दूसरा था BaSO4। जैसे ही अभिक्रिया होगी ये Ba इसके साथ आ जाएगा और ये Na इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये यहाँ से चेंज हुआ, ये यहाँ से चेंज हुआ, दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। इस एक्सचेंज को अपन ने क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट बोला। क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। दूसरा देख लो भाई, ZnSO4 था, CaCl2 था, तो यहाँ क्या होगा, ZnCl2 हो जाएगा प्लस CaSO4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई, यहाँ से भी चेंज हो गया, वहाँ से भी, दोनों ने आपस में एक्सचेंज किया है, तब तो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, और सिंगल ने चेंज किया है तब हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। अगर एक चीज़ टूट कर दो बनी है तब तो हो जाएगा वियोजन या अपघटन बोल सकते हो, या फिर अगर दो चीज़ें जुड़कर एक नई चीज़ का निर्माण हुआ है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो 4 टाइप हो गए, और जिसमें दोनों में एक्सचेंज हो वो अपने आगे कौन सी होगी वो अपन पता करेंगे। तो मेनली 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये चीज़ें याद रहेगी आपको, अच्छे से आप वापस देख लेना इसको वीडियो को पीछे से। तो जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप ध्यान रखना थोड़ा सा, कि पोटेशियम और सोडियम वगैरह जो होता है ये किसी के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं, आसानी से किसी को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये दोनों। उसके बाद में सब रिएक्टिव ऑर्डर में जिंक सबसे पहले आएगा, फिर आयरन आएगा, फिर कॉपर आएगा। तो जिंक आयरन को भी रिप्लेस कर सकता है, कॉपर को भी रिप्लेस कर सकता है, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक और फेरस को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि बेचारा कम रिएक्टिव होता है, उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो दोनों को चेंज कर सके। इसलिए वो क्या करता है, बेचारा बैठा रहता है, कोई उसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो वो क्या कर लेगा, उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, नहीं तो एक्सचेंज नहीं होगा। ये थी हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसको अपन कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखो अभिक्रियाओं के जैसे ही आता है प्रकार, इसमें 2 परिवर्तन आते हैं। आपने नाम सुना होगा भाई, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। एक भौतिक और दूसरा रासायनिक, यानी फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस में क्या आता है, देखो सिंपल चीज, देखो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अगर मान लो A अभिकर्मक था और B उत्पाद था, वापस B से A कभी भी बन सकता है। यानी अभिकर्मक से उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकर्मक प्राप्त किए जा सकते हैं। वो अभिक्रियाएं कौन सी होगी, भौतिक होगी, यानी कि ये पुनः उनके अभिकर्मक में पुनः जिस वस्तु से उनको बनाया गया है उससे वो वापस प्राप्त की जा सकती है। उनको अपन कौन सा परिवर्तन बोलते हैं,
भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। यदि A से B बन गया और B से वापस कभी भी A नहीं बन सकता, यानी ये पुनः वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उनको अपन कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? रासायनिक। यानी कि ये रिवर्सिबल होंगे, वापस आ सकता है B से A, लेकिन ये इरिवर्सिबल होंगे, इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी A से अगर एक बार B बन गया तो बन गया, उसके बाद इसका कुछ भी नहीं हो सकता। अब B से वापस A प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, ध्यान रख लेना। और ये सिंपल इनके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना भाई। ये क्या होगा? A से B बन गया, B से वापस A बन सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग। जैसे ही बर्फ पिघलेगी आप उसको क्या होगा? पानी बन जाएगा। पानी को वापस कम टेम्परेचर पे ले जाके रखो, वापस क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। यानी अगर मैं A को बर्फ मानूं, B को पानी मानूं, तो क्या बर्फ पानी में रिप्लेस हो सकता है? हो सकता है। पानी से वापस बर्फ बन सकता है? बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना, दहन की जितनी भी होती है, दहन की अभिक्रिया यानी जलने की अभिक्रिया जितनी भी होती है, वो सारी के सारी किस में आएगी भाई? वो सारी की सारी आ जाएगी आपके रासायनिक के अंदर। अगर मैं इसमें बात करूं, सेकेंड एग्जांपल देखना, मोम का पिघलना। मोम अगर पिघलेगी तो क्या होगा? द्रव में चेंज होगी। लेकिन जैसे ही वापस टेम्परेचर कम होगा, उसको अपन ठोस बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, मोम का पिघलना भौतिक होता है और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कैसा होगा? ये होगा रासायनिक। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जब जलने की तो कौन सी अभिक्रिया होगी? हमारे दहन की अभिक्रिया होगी। वापस एक बार मोमबत्ती जल गई तो जल गई, वापस उससे अपन मोम प्राप्त नहीं कर सकते। तो कौन से में आ जाएगा? रासायनिक में आ जाएगा, मोमबत्ती का जलना। किण्वन की जितनी भी प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, दूध से दही बनना, इसमें आपने पता हो, आपको ठोस से अपन जो द्रव बनाते हैं, द्रव से गैस बनाते हैं, वापस संघनन वगैरह, ये जितनी भी अभिक्रियाएं होती है भौतिक परिवर्तन में आता है भाई। जैसे ठोस से द्रव बना, द्रव से गैस बना, संघनन होने के बाद वापस गैस से द्रव, द्रव से ठोस जमना वगैरह, जितनी भी ये अभिक्रियाएं होगी, ये सारी किस में आ जाएगी? भौतिक में आ जाएगी। अब दूध से दही बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने का कारण क्या होता है? आपको पता है, जब भी लोहे को अपन खुले प्लेस में छोड़ देते हैं, उससे बारिश वगैरह होती है, धूप वगैरह आती है, तो वहां ऑक्सीडेशन होता है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण उसके ऊपर एक परत जम जाती है। उस परत को अपन क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। इसलिए कैसी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। अब यहां पर देखना, एक क्वेश्चन आता है कि मोमबत्ती का जलना, किसका? मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जो जलना होता है कैसा परिवर्तन है? तो ध्यान रखना, ये भौतिक भी कहलाता है और रासायनिक भी कहलाता है, दोनों ही कहलाएगा। यानी कि आपको पता है, जब मोमबत्ती जलेगी तो पिघलना तो अपना आप स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होगी। इसका मतलब है कि ये भौतिक परिवर्तन भी होगा, ये रासायनिक परिवर्तन भी होगा। किसमें? ये इसमें आ जाएगी चीज समझ में।
तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी कहलाता है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन भी कहलाता है। दहन की जितनी भी क्रियाएं होगी वो सारी के सारी अपने रासायनिक में आ जाएगी। मोमबत्ती का जलना जो है ये अगर स्पेशल पूछा जाता है, दोनों में से एक पूछ ले तो आप किस में लगाओगे, रासायनिक में लगाओगे। किण्वन की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, दूध से दही बनाने के बाद दही से वापस दूध बनाना पॉसिबल नहीं है। और लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने के कारण भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। आ जाएगी जी समझ में। तो ये सारी चीजें हमारे किस में हो गई, परिवर्तन में। कितने प्रकार के हो गए भाई, 2 प्रकार के हो गए, एक रासायनिक दूसरा भौतिक। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो गई, अभिक्रियाएं भी 4 प्रकार की हो गई, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्वि विस्थापन। अब एक और अच्छी चीज आती है, आपने नाम सुना हो उत्प्रेरक। इनको कैटलिस्ट बोलते हैं। अब उत्प्रेरक की अगर अपन बात करें तो उत्प्रेरक भी बेचारे कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने नाम सुना हो। सबसे पहले धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा स्वत, और चौथा जैव उत्प्रेरक। तो देखो धनात्मक से साफ पता चल रहा है उत्प्रेरक ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जो अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने के बाद ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन इनके खुद के अंदर कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं उनको अपन बोलते हैं धनात्मक या पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उनको एक लेवल पे बहुत कम टाइम में पूरा कर देते हैं। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया थी वो 10 मिनट में पूरी होती, लेकिन जैसे हमने उसमें उत्प्रेरक मिलवाया, जैसे उत्प्रेरक मिला, उत्प्रेरक मिलते ही क्या होगा, उसकी अभिक्रिया की दर तेज हो जाएगी और वो 10 मिनट की अपेक्षा सिर्फ 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो वो कैटलिस्ट या वो उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे, धनात्मक कहलाएंगे। जैसे आपने ये साइकिल सुना होगा, ये एक प्रोसेस है N2+3H2 अमोनिया बनने का। इसमें अमोनिया बनता है 2NH3। तो इसमें जो आयरन होता है, ये आयरन किसका काम करता है, धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करेगा भाई, धनात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा। कौन, Fe। अब ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि जो अभिक्रिया की दर को घटा देता है, यानी कि जो अभिक्रिया बेचारी 1 मिनट में पूरी होनी थी वो अब 10 मिनट में या 20 मिनट में कंप्लीट हो रही है। क्यों, क्योंकि हमने उसमें एक उत्प्रेरक मिला दिया जो अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा कम कर देता है। उसकी एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है उसको बहुत कम कर दिया। जो अभिक्रिया की दर थी यानी कि बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, अब वो अभिक्रिया की दर बहुत धीरे हो गई और अब धीरे 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 वो बहुत आराम से कंप्लीट हो रही है। जितना टाइम लेना था उससे तिगुना टाइम ले रही है। तो वो कौन सा हो गया, हमारे ऋणात्मक हो गया। अब आता है स्वत उत्प्रेरक। स्वत उत्प्रेरक का मतलब है हमने बाहर से कुछ भी नहीं मिलाया। जब अभिकर्मक आपस में रिएक्शन करते हैं, जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो वहां पर जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, अगर वो प्रोडक्ट खुद ही किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दे, वो प्रोडक्ट खुद की ही किसकी तरह, खुद ही उत्प्रेरक की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, तो वहां पर वो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को प्रभावित करेगा और उसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्वत उत्प्रेरक बोलते हैं। यानी कि वहां पर जब क्या होगा, इसके एग्जांपल्स आप देखना, एसिटिक एसिड वगैरह के एग्जांपल्स होते हैं। एसिटिक एसिड इसका एग्जांपल है स्वत उत्प्रेरक का। वो क्या करता है, जब भी अभिक्रिया में एसिटिक एसिड बनेगा तो वहां पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाए, शुरू हो जाएगी, बढ़नी और घटनी शुरू हो जाएगी। तो वो क्या कहलाता है, स्वत। जैव उत्प्रेरक सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके एंजाइम। हमारे शरीर में जितनी भी क्या होती है, अरे जितनी भी जैविक अभिक्रियाएं होती है वहां पर कोई ना कोई एंजाइम जरूर काम करेगा। क्या काम करेगा,
कोई ना कोई एंजाइम ज़रूर काम करेगा, और जब एंजाइम काम करेगा तो आप आराम से देखना वहाँ पर एंजाइम के कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे हम सबसे स्टार्टिंग में बात करें, जो हमारे खाने का पाचन शुरू होता है वो मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। और मुख से आपने देखा होगा एक टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है, तो एंजाइम है। तो कैसा उत्प्रेरक हो गया? वो जैव उत्प्रेरक हो गया। तो कैटलिस्ट भी हमारे कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए भाई। जो बढ़ा सकता है वो धनात्मक है, जो घटा सकता है वो ऋणात्मक है, जो अभिक्रिया के दौरान ही बना है और वहां पर अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रहा है वो तो हमारा हो जाएगा स्वत उत्प्रेरक, और जो जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाले हैं उनको अपन बोलेंगे जैव उत्प्रेरक। जितने भी एंजाइम हमारे शरीर में, चाहे वो पेप्सिन हो, चाहे वो रेनिन हो, चाहे वो जाइमेज हो, चाहे एमाइलेज हो, चाहे टाइलिन हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे कैसे उत्प्रेरक आएंगे? हमारे जैव उत्प्रेरक आएंगे। परिवर्तन 2 प्रकार के हो गए, रासायनिक और भौतिक। उसके बाद में अभिक्रियाओं के प्रकार हमने देख लिए। अब इसी के अंदर 2 सिंपल चीजें आती, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। एक होती है उष्माक्षेपी और एक उष्मा होती है शोषी। शोषी का मतलब है शोषण करना, यानी उपयोग में आ गई। जिस अभिक्रिया में एनर्जी का उपयोग हो जाता है वो शोषी हो जाती है, और जिसमें निष्कासन होता है, ऊर्जा निकलती है, वो उष्माक्षेपी हो जाएगा। यानी एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब अंदर उपयोग में आई, एक्सो का मतलब बाहर निकल गई। 2 अभिक्रियाएं होती है, आपको पता हो, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, श्वसन, आपने नाम सुना होगा श्वसन, और प्रकाश संश्लेषण। ये दोनों, एक उष्माक्षेपी है, एक दूसरा उष्माशोषी है। तो ये नॉर्मल चीजें होती है। अब 2 चीजें होती है भाई, नाम सुना हो आपने संक्षारण, जंग लगना जिसको बोलते हैं, संक्षारण। कोरोजन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरोजन। लोहे पर जंग लगने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? संक्षारण होता है भाई। जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके कारण, हवा के कारण वहां पर क्या होते हैं? लोहे पर एक भूरे कलर की परत जम जाती है। उस भूरे कलर की परत को अपन क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। और ये कैसी प्रक्रिया, ध्यान रखना भाई, संक्षारण का जब भी पूछे ये कैसी प्रक्रिया होगी? ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और ये अपने क्वेश्चन आता है भाई, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पे क्या करते हैं? जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि वो डायरेक्ट ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में नहीं आए और वहां पर वो जंग लगने से बच जाए। सिंपल, जैसे आपको पता हो घरों में जब लोहे के गेट लगाए जाते हैं तो उस पर हम रेड ऑक्साइड करते हैं। वो रेड ऑक्साइड क्या होता है? संक्षारण से बचाने का एक तरीका होता है ताकि वहां पर जंग नहीं लगे। तो ध्यान रखना, संक्षारण एक कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जिसको अपन यशद लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपन यशद लेपन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड लोहा वो होता है जिसपे काट नहीं लगता या जंग नहीं लगता, क्योंकि वहां पर अपने किसकी परत चढ़ा दी? अरे जस्ते की परत चढ़ा दी, इसलिए वहां पर संक्षारण नहीं हुआ। और एक होता है रेंटिसिडी, आपने नाम सुना हो, विकृत गंधिता। और खाने के पदार्थों को पैकिंग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ना कि ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग किया तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? वापस से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी वहां पर खाद्य पदार्थों की स्मेल में चेंज हो जाएगा, वहां के स्मेल में उसकी परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे ही वो परिवर्तन होगा वहां पर वो खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, चिप्स वगैरह जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनकी पैकिंग के अंदर हम कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। किस गैस का उपयोग करेंगे हम? नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो छोटा सा ध्यान रखना आप। संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है, दोनों ही किसके प्रकार है? ऑक्सीकरण के प्रकार है, संक्षारण के प्रकार है। उत्प्रेरक के 4 प्रकार थे, परिवर्तन 2 प्रकार के थे, और अभिक्रियाएं भी कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की थी। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।